5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये साझादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। ये जवाब देना पड़ेगा देश को। नमस्कार, मैं अजय कुमार। यह जो वीडियो आपने अभी देखी है कोई फेक वीडियो नहीं है, ना ही फेक आवाज़ है। यह नरेंद्र मोदी की ही आवाज़ है। नरेंद्र मोदी ही बोल रहे हैं। अंबानी और अडानी को काला धन का माल सप्लाई करने वाला नरेंद्र मोदी ही बता रहे हैं। चुनावी विश्लेषक नेता के चुनावी भाषणों के आधार पर भी चुनावी नतीजों का आकलन करते हैं। चुनावी विश्लेषक कह रहे हैं कि यह अब तक का सबसे बड़ा एग्जिट पोल है जो यह बता रहा है कि नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव में हार स्वीकार कर ली है। नरेंद्र मोदी की भैंस पानी में चली गई है, या नरेंद्र मोदी इतने बदहवास हो चुके हैं कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि वह क्या बोल रहे हैं। वह भारत के प्रधानमंत्री हैं। जब उन्हें पता है कि अंबानी और अडानी कांग्रेस को ऑटो में भर भर के काला धन सप्लाई कर रहे हैं, तो जिस ईडी, सीबीआई, आईटी को विपक्ष के नेताओं के खिलाफ छोड़ रखा है, जिस जांच एजेंसी को विपक्ष के नेताओं के खिलाफ पकड़ने के लिए छोड़ा है, उसे अंबानी और अडानी के पीछे छोड़ देना चाहिए। जनता को दिखलाना चाहिए कि वह वाकई में मजबूत भारत के प्रधानमंत्री हैं, कोई कमजोर प्रधानमंत्री नहीं है कि वह अंबानी और अडानी की काली हरकतों को रोक ना पाएं। इस बात का जवाब देते हुए कि राहुल गांधी चुनाव में अंबानी और अडानी को गाली नहीं दे रहे हैं, कांग्रेस ने बताया है कि अप्रैल 2024 से लेकर के अब तक राहुल गांधी ने अपने भाषणों में 103 बार अडानी का और 30 से ज़्यादा बार अंबानी का जिक्र किया है। मोडानी मॉडल कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है। एक जानकारी आप भी जान लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे चहेते बिजनेसमैन गौतम अडानी की संपत्ति में साल 2017 से लेकर के 2022 के बीच में 14 गुना का इजाफा हुआ था। वह सीधे सीधे दुनिया के 106 नंबर के अमीर आदमी से 16वें पायदान पर पहुंच गए थे। अडानी का कारोबार नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सीमेंट से लेकर एयरपोर्ट तक और टेलीविजन से लेकर के सोलर एनर्जी तक जिस किसी भी कारोबार को आप पकड़िए, वहां पर अडानी का कारोबार फैला है। यहां पर भ्रष्टाचार की अनंत संभावनाएं हैं, मगर मोदी और अडानी की मिलीभगत से चलने वाला भारतीय प्रशासन यहां पर कभी भी छानबीन नहीं करता है। वह तो भला कहिए कि हिंडनबर्ग का खुलासा हो गया कि पूरी दुनिया ने जान लिया कि अडानी के कारोबार की बुनियाद क्या है। कैसे अडानी समूह सेबी के नियमों का उल्लंघन कर शेयर प्राइस में धांधली कर रहा है, अपना स्टॉक बढ़ा रहा है, बढ़े हुए स्टॉक पर बैंक से कर्जा ले रहा है। मतलब आम आदमी का बैंकों में रखा हुआ मेहनत का पैसा अडानी की जेब में जा रहा है। यह सारी धांधली सालों साल से चलती आ रही है, मगर शासन प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है। नरेंद्र मोदी के अंबानी और अडानी की बात पर कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि जमीनी स्थिति इतनी ज्यादा गड़बड़ा गई है कि हम दो और हमारे दो के पप्पा यानी अंबानी और अडानी के पप्पा यानी कि मोदी जी अपनी खुद की संतानों का बलिदान कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने अपनी पार्टी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड से 8200 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा किया, इलेक्टोरल बॉन्ड से इतना भयंकर घोटाला किया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे असंवैधानिक घोषित किया, वो आज दूसरों पर आरोप लगा रहा है। याद रखें
कि अपने चोर रास्ते द्वारा, मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड के चोर रास्ते द्वारा प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी के निजी स्वार्थ और सत्ता लोभ के लिए 4 लाख करोड़ रुपए का ठेका और लाइसेंस दिया था। अगर आज भारत में ऐसी स्थिति है कि 21 अरबपतियों के पास इतना धन है जितना कि 70 करोड़ भारतीयों के पास है, तो यह प्रधानमंत्री की नीयत और नीति का ही परिणाम है। जाहिर सी बात है कि इस 21 में हमारे दो यानी अंबानी और अडानी की बहुत ही अहम भूमिका है। पिछले साल जब हिंडनबर्ग ने अडानी घोटाले पर यह रिपोर्ट प्रकाशित की थी कि कैसे दुनिया का तीसरा सबसे अमीर शख्स दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला कर रहा है, तब से लेकर अब तक कांग्रेस ने बार बार मोदानी घोटाले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन करने की मांग की है। 4 जून 2024 को इंडिया गठबंधन के सत्ता में आने के बाद यह जयराम रमेश कांग्रेस का बयान देते हुए लिख रहे हैं कि जेपीसी का गठन जरूर होगा, हार का अंदेशा हो चुका है, प्रधानमंत्री अब अपनी ही परछाई से डर रहे हैं। अब पीएम मोदी के नाम से चल रही एक और योजना से जुड़े भ्रष्टाचार पर बात करते हैं। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के एक लक्षण पर आप सबने जरूर गौर किया होगा। लक्षण यह है कि देश के सबसे गरीब 50% आबादी के जीवन में भले ही कोई बहुत बड़ा बदलाव हो या ना हो, मगर उन्हें यह जरूर लगना चाहिए कि सरकार उनके जेब में पैसा डाल रही है। मोदी सरकार ने उन्हें पैसा भेजा है। मोदी सरकार की इस तरह के कदमों में किसी तरह का लोक कल्याण नहीं होता है, बल्कि देश की सबसे गरीब जनता के जेब में पैसा डाल करके वोट वसूलने की रणनीति साफ साफ दिखाई देती है। किसानों के लिए बनाई गई पीएम आशा योजना यानी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान में भी यही बात निकलकर सामने आई है कि यह योजना किसानों की आर्थिक मदद के लिए नहीं, बल्कि उनके जेब में नोट डालकर वोट डालने की रणनीति से जुड़ी हुई योजना लगती है। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की तरफ से पत्रकार श्री गिरीश जलिहाल और नव्या असोपा ने यह खुलासा किया है कि पीएम आशा योजना के तहत सरकार की तरफ से आर्थिक मदद की घोषणा केवल साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले और साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले की गई। इन 2 चुनाव के बीच में मतलब 3 साल में मोदी सरकार ने इस योजना के तहत एक भी रुपए खर्च नहीं किया। मतलब यह कि योजना कागज पर तो है, मगर मोदी सरकार ने इस योजना के तहत जिस तरह से काम किया है वह ऐसा है जैसे किसानों की भलाई के लिए नहीं, बल्कि वोट खरीदने की रणनीति के तहत इस योजना का इस्तेमाल किया गया है। इस समय साल 2024 का लोकसभा का चुनाव चल रहा है। 3 चरण का चुनाव खत्म हो गया है। तकरीबन 283 सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई है, मतलब आधा चुनाव खत्म हो गया है। साल 2016 में नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने का वायदा किया था, मगर क्या आपने किसानों की दोगुनी आय पर नरेंद्र मोदी के भाषण में कोई शब्द सुना है? कुछ सुना है? अपने वादे को लेकर के नरेंद्र मोदी अगर गंभीर होते तो रिपोर्ट कार्ड पेश करते कि किसानों की आय का क्या हाल है, मगर चुनावी भाषणों में नरेंद्र मोदी ऐसी कोई बात नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में या तो झूठ की महामारी है या तो कांग्रेस को मुस्लिम परस्त बतलाने की अफवाह की भरमार, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की भरमार, ध्यान भटकाने की भरमार, और मीडिया वाले भी जो सवाल पूछने जाते हैं उनसे सवाल नहीं पूछते हैं। बंपर बहुमत के दम पर नरेंद्र मोदी ने 10 साल शासन किया है। अगर नरेंद्र मोदी वाकई भारत के प्रधानमंत्री मजबूत प्रधानमंत्री होते, जैसा कि तमाम मीडिया वाले कहते हैं और उनकी गुणगान करते हैं, तो 10 साल के अपने कामकाज को जनता के बीच ले जाते, उस पर वोट मांगते। मगर उन्हें भी यह पता है कि उनके पास ऐसा कोई भी 5 काम नहीं है जिन्हें लोगों के बीच बतला करके वह अपने लिए भरोसा जगा पाएं। इसलिए झूठ पर झूठ, लगातार झूठ, बार बार झूठ, झूठ की महामारी फैला रहे हैं। अगर जीत को लेकर नरेंद्र मोदी पूरी तरह से आश्वस्त होते तो इस तरह की झूठी बयानबाजी पर न उतरते। चुनाव शुरू होने से पहले मोदी और नरेंद्र मोदी के समर्थक अब की बार 400 पार का नारा लगा रहे थे, मगर यह कभी भी संभव नहीं था और न आज संभव है। अब जब चुनाव अपना आधा सफर पार कर चुका है तो यह नारा भी नहीं सुनाई दे रहा है।
राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव अपनी राजनीतिक विश्लेषक के कौशल से बता रहे हैं कि जब चुनाव शुरू हुआ था तब लग रहा था कि भाजपा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के 272 यानी बहुमत का आंकड़ा छू लेगी, मगर अब लग रहा है कि भाजपा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के मतलब पूरी तरह से एनडीए बन जाने के बाद भी 272 के आंकड़े से काफी पीछे रह जाएगी। द हिंदू ने अपने संपादकीय में लिखा है, द हिंदू जैसे प्रतिष्ठित अखबार ने अपने संपादकीय में लिखा है कि इस चुनाव में किसी के लिए किसी के पक्ष में किसी भी तरह की कोई हवा या वेव कुछ भी नहीं चल रहा है। अब थोड़ा पीएम आशा योजना पर हुए खुलासे पर विस्तार से बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी पीएम आशा योजना का मकसद तिलहन और दाल की पैदावार करने वाले उन लाखों किसानों की आय को संरक्षण करना था जिन्हें बाजार से अपने फसल की वाजिब कीमत नहीं मिल पाती है। असल बात तो यह थी कि यह योजना पुरानी थी, केवल नाम बदल दिया गया था। यूपीए के दौर में सरकार किसानों के हजारों करोड़ रुपए के तिलहन और दाल को खरीदती थी। मोदी सरकार ने पीएम आशा योजना के तहत इसमें 2 सरकारी मदद और जोड़ दी थी। पहला यह था कि किसानों की तिलहन और दाल की उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य से यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम कीमत पर बाजार में बिकती है तो जितने पैसे का अंतर आएगा, जो डिफरेंस आएगा, उसका भुगतान किसानों को सरकार करेगी। दूसरा, सरकार यह अभियान चलाएगी कि प्राइवेट प्लेयर किसानों की उपज एमएसपी पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदे। मोदी सरकार ने इस योजना की घोषणा साल 2019 के लोकसभा चुनाव से 7 महीने पहले सितंबर 2018 में की थी। इस योजना के तहत 15,053 करोड़ रुपए का आवंटन किया था। जब सरकार ने अपने खातों में यह दर्ज कर दिया था कि पीएम आशा योजना के तहत 15,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी, तो वह दर्ज करने के 6 महीने के भीतर सरकार ने इस योजना के तहत महज 4,721 करोड़ रुपए खर्च किए। मगर जब अप्रैल 2019 में लोकसभा चुनाव आए तो चुनाव के 2 महीने पहले सरकार ने इस योजना के तहत 70% पैसा खर्च किया। मतलब ज्यादा पैसा साल 2019 के चुनाव के नजदीक खर्च किया गया। चुनाव बीत गया, मोदी सरकार बंपर बहुमत के साथ फिर से सत्ता में आ गई। अगले वित्त वर्ष यानी अप्रैल 2019 से लेकर के अब मार्च 2020 के बीच में मोदी सरकार ने पीएम आशा योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए, महज 1500 करोड़ रुपए का आवंटन किया। मतलब जैसे ही मोदी सरकार चुनाव जीत करके सत्ता में आ गई, उसने पीएम आशा योजना के तहत आवंटित राशि में तकरीबन 93% की कटौती की। चुनाव जीतने से पहले जो आवंटन 15,000 करोड़ रुपए का था, वह चुनाव जीत के आने के बाद महज 1500 करोड़ रुपए का हो गया। अब आप खुद सोच कर देखिए कि क्या यह किसी लोक कल्याणकारी सरकार के लक्षण है। इस 1500 करोड़ रुपए में भी महज 20.8% यानी 313 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से पीएम आशा योजना पर खर्च किए गए। उसके बाद साल 2020 से लेकर के साल 2023 के बीच में केंद्र सरकार ने इस योजना पर एक भी रुपए आवंटित नहीं किया, ना एक भी रुपए खर्च किया। फिर से साल 2024 में जब चुनाव होने वाले थे तो उसको ध्यान में रखकर मोदी सरकार ने साल 2021 में पीएम आशा योजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया। मगर सरकार का ही अनुमान है कि इस योजना के तहत खर्च केवल अब तक 2200 करोड़ रुपए मात्र हुए हैं। इस योजना के आलोचना करने वालों के सामने सरकार कहती है कि योजना डिमांड ड्रिवन है। आम बोलचाल की भाषा में कहें तो बात यह है कि सरकार कह रही है कि इस योजना के तहत किसानों को यह मांग करनी थी कि उनकी उपज मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम कीमत पर बिक रही है, उन्हें इस योजना के तहत आर्थिक मदद दी जाए। किसान सामने आए नहीं तो उन्हें इस योजना के तहत आर्थिक मदद नहीं मिल पाई। केंद्र सरकार ने यही बात इस योजना पर बनाई गई संसदीय समिति में भी कहा। इस संसदीय समिति की अध्यक्षता कोई और नहीं, खुद भाजपा के सांसद कर रहे थे। संसदीय समिति ने सरकार को जवाब देते हुए कहा, गौर से सुनिएगा, कि बाजार में तिलहन और दाल मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम कीमत पर बिकी है, मतलब किसानों का शोषण हो रहा है। मगर इस योजना के तहत
कोई भी आर्थिक मदद लेने के लिए किसान सामने ना आना इस बात को दर्शाता है कि यह योजना पुअर प्लानिंग की योजना है। योजना के पुअर प्लानिंग को दर्शाता है, पुअर डिजाइन को दर्शाता है, खराब योजना को दर्शाता है। सरकार ने इस योजना को संतोषजनक रवैया के मुताबिक लागू नहीं किया है। मतलब यह कि द रिपोर्टर्स कलेक्टिव का यह पूरा खुलासा बताता है कि पीएम आशा योजना किसान की मदद के लिए नहीं बल्कि चुनाव के समय भोले भाले किसानों के जेब में पैसा डालकर, नोट डालकर वोट खरीदने की रणनीति पर लाई गई योजना लगती है। यह योजना मोदी सरकार के भ्रष्ट आचरण को दर्शाती है। एक तरह से कहा जाए तो भ्रष्टाचार को दर्शाती है। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।